नंबर्स की बाजार की नज़र होगी कल आने वाले नंबर्स पर। कल निफ्टी में इंडसइंड बैंक, ओएनजीसी, सन फार्मा समेत 4 कंपनियों के नंबर आएंगे, नेस्ले भी है, और F&O में मैरिको, यूपीएल, चोला, इनके समेत 10 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। हमारे साथ मंगलम, कंचन और मिताली जुड़े हैं ये जानने के लिए कि ये नंबर्स कैसे रह सकते हैं। सबसे पहले मिताली के पास चलते हैं, ओएनजीसी के नंबर्स कैसे रह सकते हैं, मिताली बताइए। सर ओएनजीसी की बात करें तो रेवेन्यू में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है 7% के आसपास, और 32,255 करोड़ के आंकड़े संभव नजर आते हैं यहाँ पे। पैट में हमें 2% की बढ़ोतरी के साथ 9,759 करोड़ के फिगर्स देख सकते हैं। एबिटा में भी 6% की ग्रोथ के साथ 18,000 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा देखने को मिल सकता है। लेकिन एबिटा मार्जिन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ 730 बेसिस पॉइंट्स के साथ हमें पिछले क्वार्टर का जो 49.34% था वो बढ़कर अभी 56.64% के आसपास यहाँ देखने को मिल सकता है। नतीजों से क्या उम्मीद लगाई जाए उसकी बात करें तो सालाना आधार पर जो ऑयल रियलाइजेशन है वो 2% बढ़ सकते हैं, लेकिन ऑयल वॉल्यूम सेल्स जो है वो फ्लैट नजर आ सकती है, और गैस सेल्स वॉल्यूम में भी 7% की गिरावट संभव नजर आती है। और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सेल्स की बात करें तो यहाँ पे 18% तक हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और कृष्णा गोदावरी बेसिन से जो पीक प्रोडक्शन है उसमें देरी के कारण और ऑयल प्राइसेस में जो गिरावट है वो एक चिंताजनक विषय देखने को मिल सकता है। और ट्रिगर्स की बात करें तो गैस प्रोडक्शन रैंप अप पर नजर रहेगी कल ओएनजीसी के रिजल्ट्स के बाद। ठीक है, ये तो बात हुई ओएनजीसी की। अब कंचन बताएंगे आपको इंडसइंड बैंक, सन फार्मा और यूपीएल के नतीजों से क्या उम्मीद है। कंचन बताइए। जी, शुरुआत करते हैं सन फार्मास्यूटिकल के साथ। नंबर हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। पहले नंबर्स की बात करते हैं, फिर डोब्स देखते हैं। रेवेन्यू में 8.5% की बढ़ोतरी संभव है। इनफैक्ट कंपनी का जो एबिटा है वो भी हमें 13% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्जिन भी 1% तक बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। मॉडरेट मार्जिन की संभावनाएं जताई जा रही है, और जो कंपनी का पैट है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वहां पे भी 14% के अपसाइड की एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है। अब देखते हैं जो कि डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन का बिजनेस है वहां पे कितनी ग्रोथ है। अनुमान ये जताया जा रहा है कि यहां पे भी हमें वाई एंड वाई बेसिस पे 12% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट जो यूएस स्पेशलिटी सेगमेंट है वहां पे भी 12% की और इससे ऊपर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जो इनकी जेनरिक दवाई है रेवलिमिड, उसकी जो सेल्स में हमें अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला है, उससे बेसिकली जो इनकी यूएस सेल है उसको एक अच्छा खासा बूस्ट दिखा है। इनफैक्ट कंपनी ने इस टाइम पे आर&डी में भी बहुत सारा खर्चा किया है, उसके बावजूद जो मार्जिन्स है वो इस टाइम पे स्टेबल साइड में बने हुए हैं। और जैसे कि हमने बात करी रेवलिमिड की, तो उससे उसकी जो सेल्स है उससे भी मार्जिन्स को काफी अच्छा खासा सुधार मिला है। अब आपको फोकस कहां रखना होगा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ड्यूरोलॉक्सेटिन का यूएस कोई नहीं, ये ड्रग्स के नाम मगर नहीं प्रोनाउंस करते, कोई टेंशन नहीं है, बहुत लोग नहीं प्रोनाउंस कर पाते, कोई ठीक है। उसका जो यूएस में लॉन्च है वो किस तरीके का होता है, क्लिनिकल ट्रायल किस तरीके की कंपनी में जाते हैं, और जो भी इस टाइम पे ब्रांडेड जेनरिक्स है उसके ऊपर कंपनी का किस तरीके का आउटलुक आता है, इस पे आपको रखना होगा खासा फोकस। इसके बाद बात करते हैं यूपीएल के नतीजों की। नंबर्स आपको काफी ज्यादा अलग से देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके पीछे काफी बड़ा रीजन है। रेवेन्यू की बात करी जाए तो 8% के अपसाइड की यहाँ पे उम्मीदें जताई जा रही है। इनफैक्ट जो कंपनी के ऑपरेटिंग नंबर्स हैं, एबिटा है, यहाँ पे 350% तक का उछाल देखने को मिल सकता है। मार्जिन्स में 14% का एक्सपेक्टेशन है, और जो पैट है कंपनी का वो इस टाइम पे कंपनी उम्मीदें जता रही है कि जो पिछले साल हमें सेम क्वार्टर में 1220 करोड़ का लॉस देखने को मिला था, वहां से कंपनी अब प्रॉफिट में आती हुई दिखाई देगी करीब करीब 810 करोड़ के। अब हमने देखा है कि हमें पिछले साल बहुत बड़ा एक लॉस देखने को मिला था, उससे कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में आ रही है, जिसके चलते जो ऑपरेटिंग नंबर्स हैं वो उसमें हमें एक बड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स कंपनी की बहुत ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिससे पूरा का पूरा ये रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिली है। और पिछले साल हमने देखा था कि कंपनी ने काफी सारे खर्चे करे थे, इसकी वजह से कंपनी थोड़ी सी लॉस में आ गई थी, तो उसका मेजर रीजन है इतना बड़ा हमें डिफरेंस नंबर्स के अंदर देखने को मिल रहा है। अब आपको फोकस कहां पे रखना है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जो रॉ मटेरियल की कीमतें हैं वो किस तरीके की रहती है, डेट का जो लेवल है कंपनी का वो कैसा है, केपेक्स को लेके क्या प्लान्स है, और ग्लोबल डिमांड सप्लाई चेन पे किस तरीके की आउटलुक आता है, इस पे आपको रखना होगा खासा ध्यान। चलिए एक काम करते हैं कंचन, अब तीसरा नंबर इंडसइंड बैंक का थोड़ी देर में प्रीव्यू करते हैं। पहले एक काम करते हैं, क्योंकि हमने बात की यूपीएल की, और यूपीएल में आज अच्छा खासा प्राइस एक्शन भी, एक बार इस पर चार्ट चेक ले लेते हैं, उसके बाद इंडसइंड बैंक के नंबर्स का प्रीव्यू करेंगे। सचिन, यूपीएल, क्योंकि एसआरएफ पर हमने काफ़ी बात की है, यूपीएल पर क्या व्यू होगा? अनुज जी, इनफैक्ट सुबह के शो में हमने 2 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए थे, यूपीएल एंड हीरो मोटोकॉर्प, और दोनों काफी अच्छे ट्रेंड में है। यूपीएल में भी जिस तरीके से डेटा है, काफी कॉन्फिडेंट ब्रेकआउट इसने 560 लेवल के ऊपर एग्जिबिट किया था, एंड जिस तरीके से रोल ओवर है, मुझे लग रहा है जल्दी ये स्टॉक
600 के लेवल के आसपास ट्रेंड होना चाहिए। एंड उसी वजह से हमने सुबह यहाँ पर एक बाय रिकमेंडेशन दी थी 564 के स्टॉप लॉस के साथ। सो आई थिंक वो व्यू काफी हद तक इंटैक्ट ही है। स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ पर थोड़े से और भी डिप लाइंस आते भी है तो आई थिंक खरीदारी करने का एक अच्छा मौका होगा। सो स्टॉप लॉस वहीं पर इंटैक्ट रखना है आपको 564 पे, एंड पोजीशंस को 600 के आसपास रिव्यू करना है। ओके, चलिए बात हो गई यूपीएल की। कंचन आप बताइए इंडसइंड बैंक से क्या एक्सपेक्ट करें? इंडसइंड बैंक के नंबर्स देखे जाए तो ये भी हमें थोड़े से वीक देखने को मिल सकते हैं। कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वहां पे केवल हमें 1.5% का इजाफा देखने को मिल सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 10% की कटौती देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी यहाँ पे करीब करीब 40% का डेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो वो भी इस टाइम पे डेट्रॉइट होती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी का जो जीएनपी है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2.2% पे ये रजिस्टर होता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट जो नेट एनपीए है वहां पे भी हमें एक फ्लैट साइड के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। तो नंबर्स हमें मॉडरेट ही देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी जो मार्जिन्स है वहां पे हमें थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई दे। जो क्रेडिट कॉस्ट है कंपनी की वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, और जो कंपनी के नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी सीक्वेंशियल बेसिस पे हमें डिट्रॉइट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। स्लिपेजेस बढ़ सकती है, और इन आपको ध्यान कहां पे रखना होगा उस पर एक बार बात कर लेते हैं कि कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो किस तरीके से रीस्ट्रक्चर होता है, इस पे आपको रखनी होगी पैनी नजर। मार्जिन्स पर दबाव, स्लिपेजेस बढ़ सकती है, तो ये अनुमान फिलहाल इंडसइंड बैंक पर। अब चलते मंगलम जी के पास, मैरिको के नतीजे कैसे रह सकते हैं उनसे जानते। बताइए मंगलम जी। जी, इस क्वार्टर में मैरिको के नंबर एक चीट शीट एनालिस्ट के पास है, क्योंकि कंपनी ने अपने थर्ड क्वार्टर का अपडेट ऑलरेडी एक्सचेंजेस पे रख दिया था। उसमें ये मालूम पड़ा है कि जो उनका कोर बिजनेस है वहाँ पे मिड टीन रेवेन्यू ग्रोथ आया है, और डोमेस्टिक बिजनेस में क्वार्टर वॉल्यूम का ग्रोथ दिखा है। पर प्रॉब्लम ये है कि इन्फ्लेशन जो रॉ मटेरियल में है उनके लिए काफ़ी है, इस वजह से उनकी मार्जिन्स में थोड़ी सी क्षति पहुँच सकती है इस क्वार्टर में। इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है थोड़ा मॉडेस्ट ग्रो करेगा। इन सारी चीज़ों को एनालिस्ट ने अपने नंबर्स में डाला है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 13.5% ग्रोथ कंसोलिडेटेड बेसिस पे, क्लोज टू 2700 करोड़ टॉप लाइन पे। पर एबिटा सिर्फ 4% ग्रो करेगा, करीबन 535 करोड़ के आसपास जो स्ट्रीट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस एबिटा को। मार्जिन 19.5% के आसपास, जो सेम टाइम लास्ट क्वार्टर 21% के ऊपर था, और नेट प्रॉफिट इस वजह से 3.5% ही ग्रो करेगा। एफएमसीजी कंपनीज में हमने टॉप लाइन ग्रोथ का एक प्रॉब्लम देखा है, मैरिको में वो नहीं होगा, क्योंकि कंपनी प्राइस ग्रोथ की वजह से मिड टीन्स रेवेन्यू ग्रोथ करेगी। वॉल्यूम ग्रोथ भी 4 से 5% के आसपास होगा, पर ये स्टॉक जो है ऑलरेडी बाकी सब पेयर्स को आउट परफॉर्म भी कर चुका है, जहां पूरा सेक्टर के कई सारे स्टॉक्स 20-30% अपने रिकॉर्ड हाई से नीचे हैं। मैरिको सिर्फ 6.5% नीचे है। तो अच्छे नंबर्स लार्जली प्राइस्ड इन है, मार्जिन्स पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो इस लिहाज से मैरिको इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चलिए ये हो गई बात मैरिको की। मंगलम, शुक्रिया। अब